राष्ट्रीय सेवा। सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। संगीता जी, आपको भी हमारा नमस्कार। आपको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार ममता जी, और सभी सखियों को, सभी सखाओं को बहुत बहुत नमस्कार। संगीता जी, सर्दी का मौसम, गुलाबी सर्दी दस्तक दे रही है पूरे देश में, और मुंबई में भी हल्की सी दस्तक दी, फिर गर्मी सर्दी। और ऐसे मौसम में लगता है कि कहाँ कहाँ न घूम आए, पहाड़ों की सैर कराएं, अरुणाचल प्रदेश जो पहाड़ों की रानी कहा जाता है वहाँ चले जाएं, कहीं कोई विरासत स्थल देख लें, शिलोंग चले जाएं, असम की ओर, असम की वादियों में, कश्मीर की वादियों में, शिमला, कुल्लू मनाली, जाने कितने नाम याद आ रहे हैं। लगता है कि मैं कहाँ कहाँ नहीं घूमाऊं। तो बस ठहरू क्यों, मतलब घूमने नहीं जाऊं? घूमने जाना है ममता जी, अरे लेकिन राजस्थान चलेंगे, जयपुर। अच्छा, समझ गई। आप हमें याद दिला रही हैं कि हम सखी सहेली की महफिल में बैठे हैं, और हमें ये कैसे भूल सकता है। बस इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि ये जो मौसम होता है, घूमने का मौसम होता है, लेकिन पढ़ाई का भी मौसम होता है, बच्चों की परीक्षाओं का भी मौसम होता है, और बच्चों की पढ़ाई पर प्रेशर का मौसम होता है। तो ऐसा ना हो कि इस चक्कर में बच्चों को इतना ज्यादा हम तनाव दे दें कि घूमने की बात ही भूल जाएं। बीच बीच में घूमने फिरने की बातें करते रहना चाहिए। ऐसे में सबसे अच्छा होता है कि पुराने एल्बम निकाल लें। और अब वो तो जमाना रहा नहीं कि पुराने एल्बम जो पलटते थे बाकायदा, जिसको एल्बम कहा जाता है। अब तो एल्बम मतलब गैलरी, मोबाइल वाला एल्बम है ना। हाँ। तो उस एल्बम को पलट ले और घूमने वाले दृश्य देखें, सारी यादें दोहरा लें, वो भी संभव है। जी, तो राजस्थान में कहाँ आप ले चलने वाली हैं? राजस्थान में जंतर मंतर चलेंगे ममता जी, और शादियों में भोजन की बर्बादी, ये भी आज का एक विषय है सखी सहेली कार्यक्रम का, और साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी है। और बहुत जरूरी मुद्दा है ये, क्योंकि प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा है, आपने देखा होगा सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि जैसे हम कुहासे वाले शहर में पहुंच गए। आज तो मैंने खिड़की खोली तो चारों तरफ फॉग, और ऐसा लग रहा है कि कोहरा छाया हुआ है। तो हमने सोचा कि ठंड पड़ रही है क्या, तो ठंड तो बिल्कुल नहीं थी। तो ये जो शहरों का कुहासा है, ठंड का कुहासा, वो अलग होता है। ये तो प्रदूषण है दिख रहा है जो हमें। बिल्कुल। तो इससे निजात पाने के लिए हमें खुद भी निजी स्तर पर भी कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, ना कि हम सिर्फ यही कहते रहें कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। अब मुंबई में देखिए कितने सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। तो ऐसे में हमारे हाथ में क्या क्या है वो हमें करना है। ये बात श्रोता भी सोचते हैं, तो श्रोता बताएं कि वो क्या करते हैं। जैसे अपने इर्द गिर्द पौधे लगाना, और वाहनों से उठता जो धुआं होता है, ये सब ऐसी छोटी छोटी तमाम बातें हैं। हमारे श्रोता भी लिखें कि वो किस तरह से सजग है। अपनी उपस्थिति दर्ज करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, www.facebook.com/VBS मुंबई टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और इस कुहासे को, इस मौसम को, इस रौनक को, ठंड के मौसम को अगर महसूस करना है तो फिर बहुत जरूरी है कि पर्यावरण के साथ हम चलें, प्रकृति के साथ हम चलें, और तब हम ये सारी चीजें महसूस कर पाएंगे। तो एक गीत सुन ले पहले। अरे नहीं, चलेंगे जब कहीं कहीं जाते हैं घूमने तो साथ में पर्स ले चलते हैं कि नहीं? तो पर्स में क्या क्या भरा होता है वो तो बताइए। आपके पर्स में क्या क्या भरा है? मैंने देखा इतना है, तो श्रोता बताएं कि वो क्या करते हैं। जैसे अपने इर्द गिर्द पौधे लगाना, और वाहनों से उठता जो धुआं होता है, ये सब ऐसी छोटी छोटी तमाम बातें हैं। हमारे श्रोता भी लिखें कि वो किस तरह से सजग है। अपनी उपस्थिति दर्ज करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, www.facebook.com/VBS मुंबई टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और इस कुहासे को, इस मौसम को, इस रौनक को, ठंड के मौसम को अगर महसूस करना है तो फिर बहुत जरूरी है कि पर्यावरण के साथ हम चलें, प्रकृति के साथ हम चलें, और
तब हम ये सारी चीजें महसूस कर पाएंगे। तो एक गीत सुन ले पहले। अरे नहीं, चलेंगे जब कहीं कहीं जाते हैं घूमने तो साथ में पर्स ले चलते हैं कि नहीं? हाँ। तो पर्स में क्या क्या भरा होता है वो तो बताइए। आपके पर्स में क्या क्या भरा है? मैंने देखा इतना बड़ा सा पर्स लाई है, उसमें जाने क्या क्या चीजें भरी हुई हैं। बताइए बताइए बताइए। यही तो विषय है आज का कि भाई बहुत ज्यादा पर्स को भरना नहीं है समय समय पर। अच्छा। हाँ, समय समय पर इसकी हाँ। साफ सफाई भी बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी। और जो चीजें हम भर के रखते हैं वो कितनी हमारे काम की हैं और जो काम की नहीं है उनके विषय में भी आप सोचें, हमें लिखें और हम आपकी बातें साझा करें। बड़ा सा पर्स लाई है, उसमें जाने क्या क्या चीजें भरी हुई हैं। बताइए बताइए बताइए। यही तो विषय है आज का कि भाई बहुत ज्यादा पर्स को भरना नहीं है समय समय पर। अच्छा। हाँ, समय समय पर इसकी हाँ। साफ सफाई भी बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी। और जो चीजें हम भर के रखते हैं वो कितनी हमारे काम की हैं और जो काम की नहीं है उनके विषय में भी आप सोचें, हमें लिखें। तले धरती का प्यार पले, सचमुच अगर पर्वतों की धारा हो, नीले पर्वतों की धारा एक गाना है, अगर उसकी डोर पकड़ के चलें तो नदियां, झील, तालाब सबके दृश्य आंखों के सामने आ जाते हैं। लेकिन इन जो कुदरत की जो सुंदरता है, कुदरत की ये खूबसूरती है, इसको बचाने के लिए निजी स्तर पर हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है, 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष ये दिन मनाया जाता है, वो भी भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की याद में। और इस घटना में यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिथाइल आइसोनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिससे जहरीली गैस के रिसाव से बहुत सारी जानें गई थी। और एक कहा जाता है कि एक जरा सी चूक से कितने लोग चले गए इस दुनिया से। अब वो चूक तो अनजाने में ही हुई, लेकिन इस चूक का ख्याल रखा जाना चाहिए। आगे कभी ऐसी घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो अपनी तरफ से भी बहुत बहुत सतर्क रहना चाहिए। प्रदूषण किस तरह से जनजीवन और प्रकृति को प्रभावित करता है ये हमारे श्रोता भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इस बारे में आपने भी बताया कि भाई किस तरह से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो क्या क्या हम कर सकते हैं ये हमारे श्रोता लिखना चाहें हमें तो ज़रूर लिखें। और किस तरह से जो प्रदूषण है वो हानिकारक प्रभाव डालता है इस बारे में जो जागरूकता है वो लोगों में बढ़े, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। और ऐसी स्थिति बिल्कुल ना आने पाए कि प्रदूषण को हम नियंत्रित ना कर सके। प्रदूषण पर नियंत्रण ही पर्यावरण की सुरक्षा हो, नियंत्रण हो, और इस बाबत हम अवश्य कदम उठाएं और इसके बचाव के लिए आगे आएं। और इसी से मिलती जुलती बात एक हमारे श्रोता ने लिखी है, ममता जी लिखते हैं कि प्लास्टिक कम उपयोग करें, पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करेंगे, वाहन का उपयोग कम करें, प्रदूषण रोकने में योगदान दें, पानी, हवा और मिट्टी तीनों को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी निभाएं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो हम ही में से लोग होते हैं कि भाई कोई चीज़ें हैं बंधी हुई पॉलीथीन में, उसको किसी भी बाहर में जगह डाल देते हैं, या कुछ खाने की उसमें सामग्री होती है, या फिर कुछ ऐसी सामग्री होती है जो हम समंदर में डालते हैं बांध करके प्लास्टिक में। तो ये भी एक तरह से जो जल प्रदूषण है वो उसको बढ़ावा देता है। और देखिए होता ये है कि जो भी चीज़ें हम जल स्रोतों में बहा देते हैं वो एक समय ऐसा आता है कि जब आंधी तूफान आता है तो बस पीछे से जो है वो सारा जितना प्लास्टिक रहता है और जो कचरा होता है वो सब फिर से किनारे पे आ जाता है, जिसे फिर से साफ करना पड़ता है। तो ये जो 2 दिसंबर का दिन ये मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, असल में मनाया नहीं जाता, ये तो याद दिलाने का दिन है। मनाना तो हम उसे कहते हैं जो खुशी का मौका होता है, ये तो हम याद करते हैं। इस दिन का उद्देश्य केवल ये है सिर्फ कि हम एक कार्यक्रम कर लें और अपनी बात लोगों तक पहुंचा दें, बस इतना ही नहीं, बल्कि हम खुद अपने से वादा करें, शपथ लें और अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य तैयार करने के लिए उन्हें तैयार करें कि उन्हें क्या करना है। ये दिन भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की याद में मनाया जाता है। और ये बार बार अपनी आने वाली पीढ़ियों से ये कहें कि हम किस तरह से प्रदूषण को कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, आपने प्लास्टिक को उपयोग कम करना ये सब कहा है। प्लास्टिक का उपयोग कम करना नहीं, बिल्कुल उसको
दूर भगा देना। ये हम बार बार सखी सहेली के मंच से कहते हैं कि जब आप घर से निकलते हैं तो एक कपड़े की थैली लेकर निकले। जब आप सब्जी बाजार में जाते हैं तो कपड़े की थैली के साथ जाएं, ताकि जो प्लास्टिक की थैलियों में जो आपको सब्जी वाले सब्जी देते हैं, फल देते हैं, तो आप बड़े आराम से रख लेते हैं। वहीं आपसे शुरुआत होती है, आप उनसे कहें कि नहीं, आप इसका उपयोग मत करो। देखिए, आप अगर मतलब ऐसे एक एक करके 10, 20 और 30 होते हैं, 50 की संख्या में जाते हैं, तो प्लास्टिक वहां मना हो सकता है, धीरे धीरे कम हो सकता है और खत्म हो सकता है, एक दिन आएगा। इसी तरह से जब हम घर से निकलते हैं और एक ही जगह पर एक ही दूरी में कई लोग चिर परिचित दोस्त मित्र जा रहे हों, एक ही गंतव्य स्थान है, आपस में बात कर लेते हैं और बात करके एक ही गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं। और जो बहुत कम दूरी की जगह है वहां पर हम वाहन का उपयोग न करें, पैदल चलें। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जो ध्वनि प्रदूषण होता है, जो गाड़ियों के कारण जो प्रदूषण उत्पन्न होता है सड़कों पर और हवा को प्रदूषित करती हैं ये जो गाड़ियां, और जहरीली गैस निकालती हैं, कुछ गाड़ियों से धुआं निकलता है, तो समय समय पर उनका रख रखाव भी करें, देखभाल भी करें और प्रदूषण नियंत्रण के लिए आप सजग रहें। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकती हैं। हमें लगता है कि हम अकेले ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो ये जो हमने कहा ना कि और हमने तो कई ऐसे लोगों को सुना है जिन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है कि मान लीजिए मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ से मान लीजिए बोरीवली से किसी को जाना है चर्चगेट की ओर और उन्हें कार में जाना है, गाड़ी में जाना है, तो वो सब आपस में दोस्त मित्र तय कर लेते हैं और एक साथ एक ही गाड़ी में जाते हैं। कई परिवार ऐसे हैं, कई भाई अलग अलग जगहों पे आसपास जाना चाहते हैं, बिजनेस है उनका, ऑफिस है, तो वो तय कर लेते हैं, एक ही गाड़ी में बैठ के जाते हैं। तो इस तरह भी हम प्रदूषण कम कर सकते हैं। और पौधे लगाना, ये तो हम बार बार कहते हैं कि अगर रोज एक पौधा नहीं तो कम से कम महीने में एक बार एक पौधा तो आप रोप सकते हैं ना। और एक समय ऐसा था जब हम लोग स्कूल जाते थे या कहीं जाते थे तो साइकिल जो है वो अपने पेरेंट्स को, अपने अभिभावकों को कहते थे कि भाई साइकिल दिलाइए। और अब का समय ऐसा आ गया है ममता जी, मुझे ऐसा लगता है कि बाइक ज़्यादा बाइक के उसमें रहते हैं कि बाइक उन्हें ज़्यादा पसंद आती, क्योंकि शायद हो सकता है कि साइकिल थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन जहाँ तक जॉगिंग का सवाल है, व्यायाम का सवाल है, तो साइकिल पर जाना लोग पसंद करते हैं। वैसे अगर देखा जाए कि अगर थोड़ी दूरी पर साइकिल से जाना है तो इतना लोग पसंद नहीं करते। तो ज़रूरी है कि पर्यावरण को अगर सुरक्षित रखना है तो साइकिल का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे बुनकर होते हैं, हमारे कामगार होते हैं, उनको भी बड़ा एक आर्थिक सहारा होता है। उनकी जो कलाकृति है, कलाकारी है, वो आगे बढ़ती है। वो इसलिए कि जो बैग थैले हम लोग लेकर जाते हैं वो जूट के भी होते हैं, कई बार बांस की बनी भी टोकरियां एक ज़माने में लोग लिया करते थे। इवन पिकनिक मनाने भी जाते थे तो उसमें बहुत सारा सामान वगैरह रख के जाते थे। तो इन टोकरियों का इस्तेमाल भी अगर करें तो बहुत अच्छा है। कोई चीज रोजगार मुहैया होगा ऐसे लोगों को। ऐसा और तो नहीं है कि ये चीजें बंद हो चुकी हैं, बस ये है कि हम इनका इस्तेमाल करते नहीं हैं। और अब जरूरत ये है कि इन चीजों का इस्तेमाल बहुत व्यापक तौर पर किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि ये समय वापस आ रहा है, लोग वापस लौट रहे हैं। आप देखिए कि बड़े बड़े मॉल में और जो प्रदर्शनियां लगती हैं शहरों में, महानगरों में, जहां पर आप सामान्य बाजार में ये चीजें जो घरेलू उद्योग की चीजें हैं नहीं मिलती हैं, जैसे आपने डलिया का जिक्र किया जो बांस या पतले बांस या कपास से बनाया जाता है, असम में बहुत हाँ, बनती हैं। तो ये चीजें गाँव में अभी भी बनती हैं, जिसको गाँव में भौंकी कहा जाता है कुछ उत्तर प्रदेश की ओर, और कुछ सिकहुली ऐसे शब्द हैं जिसको हम विस्मृत करते जा रहे हैं। लेकिन उनमें अगर आप फल रखते हैं तो फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। और हम खोजते हैं कि कहाँ ये ग्रामीण चीजें मिलती हैं। तो आप गांव के लोगों से जुड़े रहिए और ये चीजें आप अगर खरीद सकते हैं तो उन्हें भी रोजगार मिलेगा और उन्हें बढ़ावा दें ऐसे काम के लिए। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अरे घर में ये ग्रामीण चीजें लाकर क्या मतलब है रखने का। मिट्टी के बर्तन जैसे लोग लाते हैं तो कहीं आजकल एक बार फिर से फैशन चला ना कि आप बिरयानी मंगाइए तो मिट्टी के बर्तन में आता है, और आइसक्रीम या फिर खीर तो मिट्टी के बर्तन में। तो
वो हम यूज करके फेंक देते हैं। तो इन चीजों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और हमिता जी, आज हमने वादा किया था अपने सखाओं और सखियों से कि हम उन्हें एक जगह ले चलेंगे। आपने वादा किया था खासतौर से है कि जयपुर राजस्थान ले चलेंगे, जंतर मंतर। तो उस धरोहर की हम बात करना चाहते हैं जिसे देखकर केवल भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व आश्चर्य में डूब जाता है। बात कर रहे हैं राजस्थान के जंतर मंतर की। और ये जो राजस्थानी शान है भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रमाण भी है और समय को मापने की अद्भुत कला का ये प्रतीक है। जंतर मंतर कोई साधारण सा स्मारक नहीं है। ये वो जगह है जहां बिना किसी आधुनिक उपकरण के, बिना किसी कंप्यूटर या मशीन के, केवल सूर्य, छाया और गणित के सहारे समय, ग्रह, नक्षत्रों की चाल की दशाओं का सटीक अध्ययन किया जाता है। और इसमें जो प्रणाली है वो अपने देश की बहुत ही प्राचीन प्रणाली है। जंतर मंतर राजस्थान के जयपुर जंतर मंतर के संस्थापक की अगर बात की जाए तो राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वारा बनवाया गया 19 खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है। ये 1734 में बनकर तैयार हुआ। ये स्मारक दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी है। जंतर मंतर खगोल विज्ञान का एक ऐसा उदाहरण है जिसमें 3 मुख्य शास्त्रीय खगोलीय निर्देशांक प्रणालियों में से इसके प्रत्येक अंश में काम करने वाले उपकरण होते हैं या कहें कि हैं। क्षितिज, शीर्ष स्थानीय प्रणाली, कर्णमाला यंत्र, प्रकरण और निर्देशांक को एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में बदलता है। और यहाँ बने उपकरणों की कतार, इनकी ऊंचाई, इनका वैज्ञानिक डिजाइन, सब कुछ एक संदेश भी देता है कि भारत ज्ञान की धरती है, जहाँ राजाओं की रुचि केवल युद्ध में नहीं बल्कि खगोल विज्ञान और गणित में भी थी। तो यहाँ मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी जो सम्राट यंत्र है, समय को 2 सेकंड की सटीकता के साथ वो बता सकती है। सिर्फ सूर्य की छाया देखकर समय की गणना करने वाला ये अद्भुत विज्ञान आज भी वैज्ञानिकों को चकित कर देता है। और सबसे प्रेरणादायी बात ये है कि इतिहास ये बताता है कि दुनिया में पश्चिमी देशों में वैज्ञानिक उपकरण विकसित होने लगे थे, लेकिन उस वक्त भारत में पत्थरों और दीवार की मदद से समय और ग्रहों की स्थिति को मापने वाली ये अनोखी वेधशाला पहले से ही मौजूद थी। और यही कारण है कि यूनेस्को ने वर्ष 2010 में जंतर मंतर को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। जंतर मंतर नाम संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसमें जंतर शब्द यंत्र से लिया गया है, जिसका अर्थ है यंत्र यानी मशीन और मंत्र यानी मंत्रणा यानी परामर्श या गणना यानी गणना करने वाला उपकरण। महाराजा सवाई जय सिंह ने विभिन्न शहरों में 5 वेधशालाएं बनवाई जिनका उपयोग समय मापने के लिए किया जाता था। वैसे देखा जाए तो 1728 तक ऐसे कुछ और उपकरण बनवाए जा चुके थे। राजा जयसिंह ने 23 खगोलविद के साथ इस कार्य को गति दी। जंतर मंतर का कई अन्य राजाओं ने अलग अलग समय पर जीर्णोद्धार भी करवाए, यानी इसी जंतर मंतर का। और संगीता जी, अगर जंतर मंतर हमें एक बात भी सिखाता है कि सीमित साधनों के बावजूद अगर सोच में ऊंचाई हो, उत्कृष्टता हो, तो हर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। राजस्थान की धूप और पत्थरों के बीच खड़ा ये जंतर मंतर हमें भारतीय वैज्ञानिकता, कल्पनाशीलता और असीम ज्ञान की याद भी दिलाता है। और ये भी बता दें अपने श्रोताओं को, इसके शीर्ष पर स्थित हिंदू छतरी का जो उपयोग किया गया है, जो ग्रहण और मानसून के आगमन की घोषणा के लिए मंच के रूप में किया जाता है। जो जब ग्रहण लगता है ना, कहते हैं ना कि ये ग्रहण लगा है, तो उसको भी नापने के लिए ये इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें बहुत अलग अलग तरह के जो उपकरण हैं वो लगे हुए हैं। वर्णमाला क्रम कुछ इस तरह से है: चक्र यंत्र, राम यंत्र, दक्षिण भित्ति यंत्र, दिगंश यंत्र, दिशा यंत्र, ध्रुव दर्शक पट्टिका, कपाली यंत्र और मिश्र यंत्र। यानी बहुत सारे ऐसे यंत्र भी इसमें हैं जो भविष्यवाणी के लिए कारगर होते हैं। और पृथ्वी की परिक्रमा करते समय मुख्य तौर से प्रमुख तारों की स्थिति, खासकर अगर हम ध्रुव तारे की बात करें तो उसकी स्थिति का पता लगाने और ग्रहों की अवनति का पता लगाने और आकाशीय ऊंचाइयों के साथ साथ पंचांगों का निर्धारण करने के लिए भी ये काफ़ी उपयुक्त है। तो इसमें जो इतने सारे यंत्र बने हुए हैं ये पत्थरों के हैं यकीनन, और
ये सारे चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि खगोलीय गणना में काम आते हैं। अब एक गाना सुनते हैं फिर और चर्चा करते हैं। तो ये देवता फिल्म का गाना था, संगीता जी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी। और अब कुछ बोलने से पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। उन्होंने अपनी नानी की उंगली थामकर रेडियो सुनना शुरू किया। हमारी जो नानी थी वो हमेशा सुबह सुबह भक्ति गीत लगा के ना हमें ब्रश करने बोलती थी, वहीं पे बिठा के चाय पिलाती थी, मुरमुरे खिलाती थी। उससे क्या होता था ना, आप वो जो टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, वो टाइम आपको स्पेंड करते करते वो चीज आपको मतलब इनबिल्ड हो रही है आपके अंदर। हर लम्हे को खुल के जीता था वो। थिएटर का चस्का उन्हें लगा बचपन से ही। मैंने प्रोजेक्टर रूम में बैठ के भी फिल्म देखी है, मैंने टिकट्स भी बेचे हैं, मैंने सोडा बोतल भी बेचे हुए। लेकिन तब का सिनेमा और अभी का सिनेमा में इतना ड्रास्टिक फर्क है। सिनेमा देखने का शौक उन्हें ले आया फिल्मी दुनिया में। जब राजू सर को पता चला कि यार ये किरदारों को सुन के पकड़ लेता है, तो राजू सर ने मुझे 3 इडियट्स की कास्टिंग में इन्वॉल्व किया। वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता, मस्ती में चलता था वो हैं रोहन मापुस्कर। उन्होंने बताए अपने जीवन के कुछ अनकहे किस्से। आज के मेहमान 3 दिसंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर ये है कार्यक्रम सखी सहेली। क्या श्रोता लिखते हैं, क्या सोच रही हैं? अरे हाँ नहीं, मैं ये देख रही हूँ, समझ गई आप मेरे मन की बात। मैं कमेंट्स देख रही हूँ जी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमें कम दूरी पर जाना हो तो पैदल ही चले जाना चाहिए। प्रदूषणकारी वाहन की जगह ई व्हीकल का उपयोग करें, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। खासकर मुंबई जैसे महानगर में तो बहुत ज़रूरी है। घर के गमलों में पौधे ज़रूर लगाएं, खासकर तुलसी का पौधा हो तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि तुलसी जहाँ होती है वहाँ हवा स्वच्छ होती है। वैसे नीम के पेड़ की बात भी है कि वो भी लगाना चाहिए। और प्लास्टिक का उपयोग कम करें और सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जगह इको फ्रेंडली बैग उपयोग करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी के लिए इन्होंने लिखा है कि जब से स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ है तब से ही घर घर जो है वो साफ सफाई के अभियान जो है वो चल रहे हैं। और ये हमारा भी जो है कर्तव्य है कि जो वेस्टेज होता है, यानी जो कचरा होता है, उसे ठीक से हम जो है वो एक जगह पे डालें। और इन चीजों से जुड़ने से संगीता जी क्या होगा, जैसे नीम की पेड़ की बात की ना, तो नीम की पेड़ का जिक्र आते ही कितना फायदेमंद पेड़ होता है ये। और झूला याद आ गया आपको बचपन का? जरूर, हमें पता है, आपको भी याद आया होगा कि नीम के पेड़ पे जो झूला डलता था उस पर बैठते थे। अगर नीम के पेड़ ही नहीं बचेंगे तो झूले कहाँ से आएंगे? तो ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो हमसे दूर होते जा रहे हैं, मतलब हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने, बाप दादे ने लगा दिए पेड़, आम के, जामुन के, कटहल के, बस उसी का हम फायदा उठा रहे हैं। लेकिन नए पेड़ पौधे, जैसे जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं, उन्हें नए पौधे भी लगाने चाहिए ताकि वो नया पेड़ पल्लवित पुष्पित होकर आपकी विरासत को आगे बढ़ाए, आपकी परंपराओं को आगे बढ़ाए। और अब अगर जब आप पैदल चलने की बात इन्होंने की है, पैदल चलेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपके खान पान थोड़ा बढ़ेगा। और हमने आज शादियों में भोजन की बर्बादी की बात की कि शादियों में किस तरह से खाने की बर्बादी होती है। उससे बर्बादी, पैसों की बर्बादी तो होती है, आपके सेहत की भी बर्बादी होती है। एक साथ कितना सारा खाना खा लेते हैं, इसकी
जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। फिर बहुत लोग तो दवाएं खा लेते हैं, पहले खाने के बाद भी दवाएं खा लेते हैं और अगले दिन जब दफ्तर पहुंचते तो भी तकलीफ हो जाती है। घर में जो रहते हैं उन्हें अलग तरह की समस्याएं होती हैं। तो भाई इतना सारा खाना क्यों खाना और खिलाना। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि पहले तो मेन्यू छोटा और संतुलित रखें। गेस्ट की संख्या, सही संख्या जानने के लिए आप पहले तय कर लें और लाइव काउंटर सीमित रखें। छोटे प्लेट बाउल इस्तेमाल करें। स्टॉल पर कम मात्रा में बार बार रिफिल करें। बचे हुए भोजन को फूड डोनेशन ग्रुप को दे दें और पोर्शन कंट्रोल के लिए स्टाफ नियुक्त करें। जागरूकता बोर्ड लगाएं, जितना चाहिए उतना ही लें। ये सब करने के बावजूद लोग बर्बाद करते हैं। मेरा तो ये कहना होता है कि जो खाने में एक साथ बहुत सारा खाना होता है, कि चाइनीज खाना भी है, चाट चटपटे भी है, पानी पूरी भी है और आइसक्रीम तो रहता ही है, वो तो चाहिए। बर्गर, पिज्जा, मतलब फास्ट फूड भी है, इंडियन खाना भी है, दाल चावल रोटी सब्जी भी है, कॉन्टिनेंटल फूड भी है। सबके अलग अलग स्टॉल लगे हैं और जो मेजबान होते हैं, आइए इधर भी, अरे इधर का भी चख लीजिए, हलवा भी चख लीजिए, अरे मूंग की दाल का हलवा नहीं खाया। तो ये जो है ना, मेरा ये यहाँ पर कहना होता है, मतलब हम सभी का यही कहना होता है कि खाने का मेन्यू ही छोटा रखें। इन्होंने भी, हमारे श्रोता ने भी कहा है। तो जो पहले का जमाना था कि लिमिटेड दाल चावल रोटी सब्जी या पूड़ी सब्जी या फिर एक मीठा, पक्का खाना कच्चा खाना कहा जाता था, बस वो सीमा रखें तो अपने आप खाने की बर्बादी कम हो जाएगी। और शादियों के समय में भी जो खाना परोसा जाता था वो हिसाब से परोसा जाता था और जैसे सीमित मेन्यू होता था कि भाई इसमें ये चीज़ें बनेंगी, ये चीज़ें नहीं बनेंगी। और जब परोसने वाले होते थे जो, तो वो हिसाब से भी परोसते थे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि टेबल पे जो बुफे सिस्टम जो हो गया है कि अपने आप से लेना है, अपने आप से खाना है, तो फिर वो भरता जाता है प्लेट में और फिर ये होता है कि भाई उसे नहीं खा पाए तो हम ऐसे ही छोड़ दिए। लेकिन इसके अपेक्षा अगर पहले देखा जाए तो खाने की बर्बादी जो होती थी वो कम ही हुआ करती थी, क्योंकि जो खाना होता था वो कुछ सिलेक्टेड ही बनता था या कुछ जो अच्छा है वही बनता था, जो चलता था जो शादियों में। हमारे एक श्रोता ने भी लिखा है कि शादियों में उतना ही भोजन ले थाली में कि बाद में बर्बाद ना हो। वैसे ही आजकल होटलों में शादी के भोजन के प्लेट महंगे हो गए हैं। ऐसे भी देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी खाना प्लेट में लेते हैं और प्लेटें लेते हैं, क्योंकि इन्होंने शायद इसलिए लिखा है क्योंकि प्लेटें अब जो है वो गिनी जाती हैं। प्लेटों का जो होता है वो पैसा होता है, प्लेटों के हिसाब से ही शुल्क लिया और दिया जाता है। वही इन्होंने शायद तो लिखा है। अगर मान लीजिए संगीता जी, होता क्या है कि संख्या खानों की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, मतलब जैसे दही बड़ा भी है, ये भी है, हमने जिक्र किया। तो होता क्या है कि एक इंसानगत जो आदत होती है, थोड़ा सा ये भी चख लेते हैं, थोड़ा सा ये वाली सब्जी भी चख लेते हैं थोड़ी सी, तो इसमें क्या होता है थोड़ा थोड़ा करके प्लेट भर जाती है। तो उसकी मात्रा ही कम रखे ना, मतलब सब्जी 5-6 सब्जी की बजाय 2 ही सब्जी रखी जाए, 3 ही सब्जी। और दाल के कई प्रकार, 4-5 दाल, रोटियां, यहाँ तक कि ज्वार की रोटी, बाजरे की, पराठा, लच्छा पराठा, ये वो, तो उसमें से 1 या 2 ही रखा जाए। तो अगर आइटम कम रहेगा तो अपने आप खाना बर्बाद कम होगा। हाँ, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपको पसंद है वही प्लेट में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे इनका कमेंट पूरा ले लेते हैं कि ये लिखते हैं आगे कि छोटे छोटे बच्चे भी खाना प्लेट में जो है उठा लेते हैं और बाद में उसे फेंकना पड़ता है। अच्छा, तो ये होता है कि बच्चों को माता पिता अपने साथ में भोजन करवाते तो भोजन फेंकना नहीं पड़ता। ऐसा भी देखा गया है कि भोजन के साथ इतना आइटम हो जाता है कि वे सभी आइटम जो होते हैं वो ले नहीं पाते हैं या खा नहीं पाते हैं और बाद में अनाज की बर्बादी हो जाती है। तो वही है कि थोड़ा सा बच्चों को भी देखना जरूरी है कि भाई वो क्या ले रहे हैं, कैसे परस रहे हैं, क्योंकि अब चूंकि अपने से परसना होता तो वो छोड़ देते हैं। सीखने के लिए तो वैसे अच्छा भी है, लेकिन हाँ ये है कि बर्बाद ना हो। और अब क्या इरादा है गाना सुन? ममता जी, एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि शादियों में खाना बर्बाद न हो इसलिए खाने का मेन्यू सीमित मात्रा में रखें। शादियों में अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं जिससे आधा से ज्यादा भोजन बर्बाद हो जाता है। पाश्चात्य खाने, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन में लोगों की रुचि बढ़ रही है जिससे स्टॉल पर ही लोग अपना पेट भर लेते हैं। और उसके बाद भोजन के विभिन्न प्रकार, मिठाइयाँ, सब्जियां, रोटी, पूरी का स्वाद लेने के लिए बेवजह अपनी प्लेट भर लेते हैं। थोड़ा बहुत खाने का स्वाद लेकर ज्यादा खाना मतलब कचरा पात्र में ही चला जाता है।
शादियों में बड़े बड़े खाली पात्र रख दिए जाएं, मतलब ये सुझाव भी इसमें इन्होंने दिया है कि खाली पात्र भी रख दिए जाएं और सूचना लगा दें कि जो बचे हुए भोजन को इस पात्र में डालें, खाली प्लेट को कचरा पात्र में डालें। इससे भोजन व्यर्थ नहीं होगा और गरीबों के काम आ जाएगा। हमारे एक श्रोता ने भी इसी तरह की बात लिखी है कि खाने फुल प्लेट खाना न ले जिससे बर्बादी होती है। बिल्कुल। लगभग सभी श्रोताओं ने इसी तरह की बात लिखी कि खाने की बर्बादी को रोकें, लेकिन आप सभी लिखते तो हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो जब बारी आती है तो यही होता है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा दिखावा कर लेते हैं। हम होड़ सी लगती है कि अच्छा फलाने के यहाँ इतने आइटम थे खाने में, 10 थे तो हमारे यहाँ कम से कम 20 तो होना चाहिए। तो इस प्रतिस्पर्धा से बाहर निकले। और अब जो पर्स की सफाई की बात हमने की है तो इस बारे में भी हमारे श्रोताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सभी इस बात से डालें। इससे भोजन व्यर्थ नहीं होगा और गरीबों के काम आ जाएगा। हमारे एक श्रोता ने भी इसी तरह की बात लिखी है कि खाने फुल प्लेट खाना न ले जिससे बर्बादी होती है। बिल्कुल। लगभग सभी श्रोताओं ने इसी तरह की बात लिखी कि खाने की बर्बादी को रोकें, लेकिन आप सभी लिखते तो हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो जब बारी आती है तो यही होता है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा दिखावा कर लेते हैं। हम होड़ सी लगती है कि अच्छा फलाने के यहाँ इतने आइटम थे खाने में, 10 थे तो हमारे यहाँ कम से कम 20 तो होना चाहिए। तो इस प्रतिस्पर्धा से बाहर निकले। और अब जो पर्स की सफाई की बात हमने की है तो इस बारे में भी हमारे श्रोताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सभी इस बात से परेशान भी है कि पर्स भर जाता है। हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि हम सभी सफाई के लिए कितने सजग रहते हैं, मगर न जाने क्यों पर्स की सफाई करने में ही सबसे ज्यादा आलस आता है। जब कभी पर्स की धूल हटाकर साफ करने बैठी तो उसके अंदर से निकली बड़ी सारी खुशबुएं, ढेर तरह के अनगिनत रंगों से रंगी न जाने कितनी ऐसी वस्तुएं जिन्हें मोह के चलते कभी भी फेंकने का मन नहीं हुआ। वैसे तो समय परेशान भी है कि पर्स भर जाता है। हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि हम सभी सफाई के लिए कितने सजग रहते हैं, मगर न जाने क्यों पर्स की सफाई करने में ही सबसे ज्यादा आलस आता है। जब कभी पर्स की धूल हटाकर साफ करने बैठी तो उसके अंदर से निकली बड़ी सारी खुशबुएं, ढेर तरह के अनगिनत रंगों से रंगी न जाने कितनी ऐसी वस्तुएं जिन्हें मोह के चलते कभी भी फेंकने का मन नहीं हुआ। वैसे तो समय समय पर पर्स को साफ करते रहना चाहिए। इससे कम समय में आप जो चीज पा जाते हैं जिसकी जरूरत कभी कभी तात्कालिक होती है। तरतीब से सजी किताबें और पर्स दोनों मन को बड़े लुभावने लगते हैं। सो समय समय पर पर्स को साफ करते रहिए। पर्स को चलता फिरता पिटारा नहीं, पर्स ही रहने दें। कई बार तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े, कटिंग, अखबार की कटिंग और किताब के पन्नों से जो कुछ लिखा होता है, कागज का टुकड़ा, उसमें नोट किया हुआ कोई शेर व शायरी, कविता, वो भी पर्स में डाल देते हैं और भूल जाते हैं। सालों बाद याद आता है, अरे ये तो हमें इस काम के लिए रखा था। हाँ। और कई बार तो ये लगता है कि हम इसका जिक्र करने वाले थे कहीं, तो ऐसे भी पर्स भरता है। हाँ, और पर्स को जो अगर पर्स पर हमारी इनका कमेंट पहले ले लेते हैं। लिखती हैं कि कोई माने या ना माने पर मैं अपने पर्स को भानुमति का पिटारा मानती हूँ। छोटी मोटी दवा, टूथपिक, ईयरबड्स, हेयर बैंड, छुट्टे पैसे, रुमाल, टिश्यू पेपर, मेकअप और अपनी चाबी और मोबाइल, छोटी सी धार्मिक पोथी, पेन, सेफ्टी पिन और कभी कुछ छोटी सी भूख के लिए छोटी सी मतलब कुछ खाने की वस्तु। तो इतना सारा सामान इनके पर्स में रहता है। भाई पर्स में देखिए रखना कुछ गलत नहीं है, रखिए, लेकिन होता क्या है कि रखते रखते उसमें रोज जब कोई ना कोई चीजें रखी जाएंगी, देखिए निकाली नहीं जाती हैं उसमें से, लेकिन रखी जाती हैं। तो जब कोई ना कोई चीजें उसमें रखी जाएंगी तो निश्चित तौर पर एक समय ऐसा आता है कि वो ज्यादा भर जाता है। फिर ये हम सोचते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं उसके बाद कर लेंगे, लेकिन होता है कि वो दिन नहीं आता है। लेकिन ये जरूरी भी है। कई बार तो पैसे ढूंढने के लिए वो जो कॉइन रखने का, और मैंने कई महिलाओं को देखा है कि उसमें बहुत सारे पाउच रख लेती हैं कि इस पाउच में ये रहेगा, सिक्के रहेंगे पैसों के, अलग में रुपए के नोट, मतलब नोट रहेंगे, और एक में लिपस्टिक, बिंदी और कंघी वंगी, पूरा कॉस्मेटिक बॉक्स लेकर चलती हैं कुछ महिलाएं। तो जब और बहुत बड़ा सा बैग होता है और देखते हैं कि फोन उसके अंदर रखा हुआ, फोन बज रहा है और फोन मिल ही नहीं रहा है।
ये भी होता है। तो ऐसी नौबत क्यों आने देना, पर्स को उतना ही बड़ा एक तो लें, बहुत बड़ा बैग ले लेने से, पर्स ले लेने से ये भी दिक्कत आती है कि उसमें सब कुछ भर दिया जाता है, सारी और कुछ खाने पीने की चीजें भी उसमें भर दी जाती हैं। तो आपका फोन है, कोई जरूरी चीज है, ईयर प्लग है, वो अगर आप ढूंढते रहे तो मिलता ही नहीं है। हाँ, तो कहने का मतलब ये हो गया ना ममता जी कि जितने सारे पर्स में खाने होते हैं, पहले जब हम खरीदते हैं तो ये देखते हैं कितने कि खाने भाई खरीद रहे हैं तो ये रखेंगे इसमें, ये रखेंगे इसमें, ये रखेंगे इसमें, लेकिन होता ये है कि जब वो भरने लगता है तो फिर वो सारे खाने मिल करके एक हो जाते हैं और उसमें एक क्या कोई भी चीज जो है समय पर नहीं मिलती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पर्स की सफाई विषय अच्छा लगा। बहनें तो हमेशा से पतियों के पर्स की सफाई करती आई हैं। इस विद्या में सभी बहनों को विशेष योग्यता हासिल है, तो अनुभव रोचक होंगे। जहां तक महिलाओं के अपने पर्स की बात है तो वो तो काला जादू है। पर्स पत्नियों के हाथ में रहता है मगर पति की जेब पर्स से निकलते हैं। जब आप ही फैसला कीजिए कि कौन किसके पर्स की सफाई करने में चतुर है। तो इन्होंने थोड़ा सा अलग तंज के रूप में कहा है, लेकिन आजकल ये हम जेंडर वाइज इसे अलग नहीं कर सकते। हाँ। आजकल लड़कियां मतलब स्त्री पुरुष दोनों बैग लेके चलते हैं। पुरुष भी बाकायदा बैग लेके चलते हैं, क्रॉस बैग, जिसमें बहुत सारा सामान भर जाता है और कई बार हमने देखा है कि उनके बैग में ज्यादा गैर जरूरी चीजें निकल आती हैं। क्रेडिट कार्ड के पर्स से लेकर कलम, कागज, सब कुछ उसमें होता है। दवाएं ववाएं तो होती हैं, कंघी वंघी सब कुछ भर जाता है। तो ऐसा नहीं, अब तो हर कोई अपने बैग में सब कुछ भर लेता है। ममता जी देखिए, इतना ज्यादा भरा होता है ये जो पुरुषों के पर्स की या वॉलेट की अगर बात करें तो उसके जो बाहर की जो सतह होती है ना, वो भी वो एक तरह से कहते हैं दरक जाती है, फटने लगती है, लेकिन वो उस पर भी वो चलता रहता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आगे वो चलते हैं और पीछे क्या होता है, चूंकि बैग बहुत मोटा हो गया है तो वो जेब से निकलकर गिर जाता है। और ये भी एक बात है कि भाई अगर आपको किसी का कोई पर्स पड़ा हुआ मिलता है तो कभी आप ये सोचिए कि उस पर्स का आपने क्या किया। कभी ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा भर गया, कोई आगे जा रहा है, पीछे पर्स गिर गया, खासकर छोटे वॉलेट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर आप क्या करते हैं। और एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि हल्की फुल्की बातें, समय समय पर पर्स या बैग की सफाई जो है वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो सामान रखते हैं उससे कई बार हमारे बैग या पर्स में भी धूल जम जाती है और उस धूल को साफ भी वो एक तरह से कहते हैं दरक जाती है, फटने लगती है, लेकिन वो उस पर भी वो चलता रहता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आगे वो चलते हैं और पीछे क्या होता है, चूंकि बैग बहुत मोटा हो गया है तो वो जेब से निकलकर गिर जाता है। और ये भी एक बात है कि भाई अगर आपको किसी का कोई पर्स पड़ा हुआ मिलता है तो कभी आप ये सोचिए कि उस पर्स का आपने क्या किया। कभी ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा भर गया, कोई आगे जा रहा है, पीछे पर्स गिर गया, खासकर छोटे वॉलेट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर आप क्या करते हैं। और एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि हल्की फुल्की बातें, समय समय पर पर्स या बैग की सफाई जो है वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो सामान रखते हैं उससे कई बार हमारे बैग या पर्स में भी धूल जम जाती है और उस धूल को साफ करना बहुत जरूरी, इसलिए कि हफ्ते में एक बार हम अपने पर्स की सफाई हमें करनी चाहिए। हाँ संगीता जी, हमें एक घटना याद आ गई। ये तो हमने एक सखी का कमेंट है, हमने पढ़ दिया था। हमें एक घटना याद आ गई कि एक बार हम मुंबई में लोकल ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और क्या हुआ कि एक महिला का पर्स पूरा भरा हुआ था। पर्स तो खजाना ही होता है और वो हड़बड़ी में ट्रेन करना बहुत जरूरी, इसलिए कि हफ्ते में एक बार हम अपने पर्स की सफाई हमें करनी चाहिए। हाँ संगीता जी, हमें एक घटना याद आ गई। ये तो हमने एक सखी का कमेंट है, हमने पढ़ दिया था। हमें एक घटना याद आ गई कि एक बार हम मुंबई में लोकल ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और क्या हुआ कि एक महिला का पर्स पूरा भरा हुआ था। पर्स तो खजाना ही होता है और वो हड़बड़ी में ट्रेन में चढ़ी और चढ़ के जैसे ही बैठी तो पर्स उनका उल्टा हो गया और उसकी चेन खुली हुई थी। तो उसमें से सबसे पहले पाउडर का डब्बा गिर गया, फिर उसके बाद कलम गिरी, फिर लिपस्टिक, जितनी भी सामान था सब का सब, क्योंकि पर्स पूरा उल्टा हो गया और पूरी चीजें बिखर गई। अब आप सोचिए कि मुंबई की लोकल ट्रेन में कितनी भीड़ होती है, तो कोई बंद भी नहीं हो पाता, इतना भर जाता है कि मतलब बंद नहीं होता। तो अगल बगल की महिलाएं उन्हें उठा उठा के देती रही सामान, तो उनका पर्स जैसे तैसे सुरक्षित हो गया। कीमती चीज भी गिर सकती है ऐसे, बिल्कुल। चाबी, कई बार चाबी बिल्कुल जाती है और कार्ड्स गिर जाते हैं,
टैप कार्ड्स गिर जाते हैं। ये गाना था और बात चल रही थी पर्स की नियमित सफाई की, तो हमारे बहुत सारे श्रोता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, पर्स नियमित रूप से कई सतहों के संपर्क में आते हैं और बैक्टीरिया और कीटाणुओं के वाहक बन सकते हैं, इसलिए सफाई करना बहुत जरूरी है। एक साफ और व्यवस्थित पर्स आवश्यक वस्तुओं को जल्दी और आसानी से ढूंढने में मदद करता है, जिससे दैनिक जीवन आसान हो जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पर्स बदलते रहते हैं, रुपए, नैपकिन, रुमाल, कंघा वगैरह ऐसी चीजें मिलती रहती हैं। लंबी यात्रा के पर्स में तो बहुत सारी चीजें होती है, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट वगैरह भी। लेकिन अगर चॉकलेट रखते हैं तो सावधानी के साथ, कि अगर पिघल गया तो आपका पर्स खराब हो जाएगा। जी, एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि पर्स की सफाई तो जरूर करनी चाहिए। कुछ साल पहले एक बहुमूल्य धातु का सामान पर्स में रखने के बाद खो गया, मिल ही नहीं रहा था। बहुत दिनों के बाद लगा कि अब पर्स हटा दें, तो बस उससे टटोलते समय मेरी उंगलियों में कुछ फंसा। जब मैं पर्स के भीतर भाग को काट कर इन्होंने देखा तो वो सामान इनको मिला, तो यानी कि वो पर्स में अटका था और न जाने कितनों पर शक किया और उस धातु के खोने का गम भी मनाती रही। अंत भला तो सब भला, ऐसा लिखती हैं, यानी मिल गया। तो कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम रखते हैं लेकिन मिलती नहीं हैं। लेकिन इसके लिए ये भी एक अच्छा होता है कि भाई रोज़ की जो चीज़ें हैं वो आप देखें कि हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो उनको एक तरफ कर दें, और जो चीज़ों का कम काम पड़ता है उनको एक तरफ कर दें, और उनको जो कम काम पड़ता है उसे उस समय रखें, तो ये अच्छा रहेगा। कुछ लोग इस तरह से भी प्लान करते हैं। और इस सबसे पर्स का वजन भी बढ़ जाता है। अगर आप लंबी दूरी पर पैदल जा रहे हैं तो आपको दिक्कत भी होती है उसको उठाने में, कंधे में भी चोट आ जाती है। और अब घड़ी की ओर देख रहे हैं कि अब हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोले बतियाएं या कोई गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। राष्ट्रीय सेवा देश